E26 हिंदी। उन्होंने अभी तक कोई तकनीक नहीं चुनी थी। वे इन तकनीकों द्वारा प्रदर्शित रचनात्मकता में बहुत अधिक तल्लीन हो चुके थे। वह पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि कौन सी तकनीक चुननी है। वह पूरी तरह से बचाव पर नहीं जाना चाहता था और एक असाधारण तकनीक चुनना चाहता था क्योंकि उसका बचाव काफी मजबूत था। उसने सेक्शन को थोड़ा और सरसरी तौर पर देखा क्योंकि उसकी नज़र किसी दिलचस्प चीज पर पड़ी। आंतरिक विचलन। ये तकनीक एक रक्षात्मक तकनीक थी जो प्रभाव के क्षेत्र को शरीर के केंद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब रखकर पूरे शरीर पर प्रहार के प्रभाव को फैलाती थी। प्रभाव को सिर्फ प्रभाव के क्षेत्र पर नहीं बल्कि पूरे शरीर पर करने से प्रभाव कम हो जाता था और कोई नुकसान नहीं होता था। ये वैसा ही था जैसे पिरामिड के ऊपर रखा गया वजन पिरामिड के हर ब्लॉक पर भारी पड़ता है। शरीर के एक हिस्से के मुकाबले शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को फैलाकर इसे झेलना आसान था। ये तकनीक अत्यंत उच्च कोटि की थी, तथापि किसी कारणवश इसकी कीमत बहुत अधिक नहीं थी, मात्र 200 मार्शल क्रेडिट। जैसे ही रूई ने उस पुस्तक को पढ़ा, उसे तुरंत समझ आ गया कि ऐसा क्यों किया गया। इसमें निपुणता प्राप्त करने की कठिनाई का स्तर अनुपातहीन रूप से उच्च है। किसी तकनीक में महारत हासिल करना और उसे लागू करना जितना मुश्किल होता है, उसका मूल्य उतना ही कम होता है। महारत हासिल करने की अलग अलग कठिनाइयों वाली दो उच्च श्रेणी की तकनीकों का अलग अलग मूल्य होता है। ये पता चला कि इनर कन्वर्जेंस इतनी जटिल तकनीक थी कि इसके इस्तेमाल की प्रभावशीलता 100% उपयोगकर्ता के समय और निर्णय पर निर्भर थी। इसकी प्रभावशीलता संभवतः एक्सप्लोरेशन तकनीकों से भी खराब हो सकती थी। इसके लिए अन्य तकनीकों की तुलना में कहीं ज्यादा असाधारण निर्णय, समय और स्थान की आवश्यकता थी। यदि सही समय पर हमला किया जाए तो यह अपनी श्रेणी से आगे निकल सकता है, लेकिन यदि गलत समय पर हमला किया जाए तो सबसे खराब स्थिति में ये किसी की जान भी ले सकता है। इस तकनीक में पाठक को मानसिक क्षमताओं की उच्च आवश्यकताओं के बारे में विशेष रूप से चेतावनी दी गई थी, तथा पाठक को सलाह दी गई थी कि यदि पाठक की मानसिक विशेषताएं औसत से अधिक नहीं हैं तो वे इस तकनीक को न खरीदें। रूई की आंखें चमक उठी क्योंकि उसे लगा कि उसके पेट से एक बेकाबू हंसी उबल रही है। खुद को नियंत्रित करने के लिए उसे अलौकिक प्रयास करने पड़े, लेकिन वह लाइब्रेरी में मौजूद दूसरे मार्शल आर्टिस्ट और कर्मचारियों के सामने एक अजीब व्यक्ति की तरह नहीं दिखना चाहता था। औसत से ऊपर की मानसिक विशेषताएं। रूई के पास बस यही था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्क्रॉल पर अपना हाथ रख दिया। आक्रमण और युद्ध गति के लिए बाह्य अभिसरण, रक्षा के लिए आंतरिक विचलन। अभिसरण और विचलन की शक्ति से मैं खुद को अगले स्तर तक बढ़ाऊंगा, रूई ने मन ही मन सोचा। उसके पास अभी भी कुल 553 मार्शल क्रेडिट बचे थे। वह अपनी मार्शल आर्ट की सामान्य क्षमता को सिर्फ आक्रमण, बचाव, युद्धाभ्यास और पूरक उपायों से आगे बढ़ाना चाहता था। पिछले 10 दिनों ने उसे सिखाया था कि मिशन सिर्फ हाथ से हाथ की लड़ाई से कहीं ज्यादा होते हैं। मिशन आधिकारिक द्वंद्व नहीं होते जहां सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है किसी की युद्ध कौशल। असल में उसे यह एहसास हो गया था कि मिशन को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए शुद्ध सीधा युद्ध कौशल ही आधे से ज्यादा जरूरी नहीं होता। अतिरिक्त उपयोगी कौशल होने से उसे क्षेत्र में मदद मिलेगी। इससे न केवल सफलता की संभावना बढ़ेगी, बल्कि उसकी जान भी बच सकती है। यही कारण था कि वह रक्षा पर पैसा खर्च करने से हिचक रहे थे। उनकी रक्षा इतनी कमजोर नहीं थी कि वह इतना पैसा खर्च कर सकें। वह अप्रेंटिस लाइब्रेरी के विविध अनुभाग में गए और वहां प्रस्तुत तकनीकों पर सरसरी निगाह डाली। वाह, रूई ने अपनी भौहें उठाईं। अनुभाग को आगे कई उपखंडों में विभाजित किया गया था। चुपके, ग्रहणशील, पर्यावरण केंद्रित, जानवर केंद्रित, श्रम केंद्रित, शस्त्र महारत, अल्पविराम और कई अन्य विशिष्ट क्षेत्र। ये उपविभाग इतने छोटे थे कि उन्हें आक्रामक, रक्षात्मक या युद्धाभ्यास जैसे अपने स्वयं के प्रमुख खंड बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इतने बड़े भी थे कि उन्हें किसी न किसी तरह से वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। रूई को संवेदी उपखंड में तुरंत दिलचस्पी हो गई। इस उपखंड में व्यापक रूप से ऐसी तकनीकें शामिल थीं जो किसी न किसी तरह से उपयोगकर्ता को पर्यावरण और आसपास या विशिष्ट घटनाओं या लक्ष्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने या समझने की अनुमति देती थीं। सब कुछ देखने वाली आंख। इस तकनीक ने सभी 5 इंद्रियों को प्रशिक्षित किया, जिसमें मार्शल पाथ के संज्ञानात्मक बढ़ावा का उपयोग करके सभी इंद्रियों की सीमा को तेजी से बढ़ाया गया, जिससे उपयोगकर्ता को सामान्य मानवीय सीमा से कहीं अधिक सीमा के भीतर सभी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति मिली, जिससे उपयोगकर्ता उक्त सीमा के भीतर हर चीज का विस्तृत त्रिआयामी मॉडल बना सका। इसके अलावा, ये निष्क्रिय अवस्था से ज्यादा एक तकनीक थी, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता इसे अनावश्यक होने पर निष्क्रिय कर सकता था। ये पूरे सेक्शन में सबसे उच्च श्रेणी की तकनीक थी, जिसकी लागत 400 मार्शल क्रेडिट थी। इस तकनीक ने लगभग पूरी तरह से गारंटी दी कि उपयोगकर्ता की एक निश्चित सीमा के भीतर सभी गुप्त ऑपरेशनों का पता नहीं चलेगा। ये हर एक परिदृश्य में उपयोगी था। रूई इस तकनीक को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक था, लेकिन उसे इतनी महंगी चीज की जरूरत नहीं थी। इस तकनीक की खासियत मार्शल आर्टिस्ट के लिए थी जो नियमित रूप से बेहद खतरनाक माहौल और तत्काल जोखिम से भरी स्थितियों में प्रदर्शन करते थे।
रूई निश्चित रूप से एक संवेदी तकनीक खरीदना चाहता था, लेकिन वह कुछ कम खर्चीली चीज खरीदना चाहता था जो फिर भी अपना उद्देश्य पूरा कर सके। छठी इंद्रिय, एक तकनीक जो उपयोगकर्ता के खतरे के मूल्यांकन अंतर्ज्ञान को प्रशिक्षित करती है, जिससे उन्हें एक निश्चित सीमा के भीतर खतरनाक घटनाओं का अवचेतन रूप से पता लगाने की अनुमति मिलती है। ये भी काफी उच्च कोटि की तकनीक थी, लेकिन जहां तक मूल्य निर्धारण की बात है तो ये थोड़ी अधिक प्रबंधनीय थी। जैसे ही वह उस तक पहुंचने वाला था, उसकी नज़र एक अन्य तकनीक पर पड़ी। भूकंपीय मानचित्रण, यह एक व्यवस्थित प्रशिक्षण प्रणाली थी, न कि एक तकनीक जो उपयोगकर्ता को मार्शल अकादमी में अत्यधिक विशिष्ट प्रशिक्षण सुविधाओं का उपयोग करके प्रशिक्षण सत्रों की एक श्रृंखला से गुजरने देती थी, जिससे उपयोगकर्ता को सामान्य स्थलाकृति के साथ साथ जमीन के संपर्क में आने वाली चलती वस्तुओं का मानचित्र बनाने की अनुमति मिलती थी। यह उपयोगकर्ता को जमीन में कंपन का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील बनाकर ऐसा करता था। जमीन की विभिन्न स्थलाकृतियों और भौतिक गुणों के परिणामस्वरूप अलग अलग सूक्ष्म कंपन उत्पन्न होंगे, जिससे उपयोगकर्ता को अपने आसपास के वातावरण का विश्वसनीय रूप से पता लगाने में सहायता मिलेगी। रूई ने आह भरी। अगर उसके पास अपने पहले मिशन के दौरान ये तकनीक होती, तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना थी कि बेला जिंदा होती। वह संभवतः लोमाइनस द्वारा संगठित किए जा रहे गिरोहों का पता लगा लेता, साथ ही उस रेसिंग मार्शल आर्टिस्ट का भी पता लगा लेता जिसे उसे बेला से अलग करने के लिए भेजा गया था। अफसोस की बात यह है कि मिशन से पहले उनके पास ये तकनीक हासिल करने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अब यह मेरे पास है, उसने सोचा, स्क्रॉल को पकड़ते हुए। बाह्य अभिसरण और आंतरिक विचलन ने उनकी मार्शल आर्ट के शुद्ध युद्ध उन्मुख पहलुओं को संभाला। भूकंपीय मानचित्रण ने मिशन समाधान में उनकी क्षमता को बढ़ाया। उसके पास 353 मार्शल क्रेडिट बचे थे। वह ये सब एक और तकनीक पर खर्च करना चाहता था ताकि उसे कुछ ऐसा मिल सके जो उसके लिए हर तरह से फायदेमंद हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले में उसे क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति इतनी अस्पष्ट थी कि वह अपनी खोज को सीमित नहीं कर सकता था। उन्होंने पर्यावरण संबंधी तकनीकों को खारिज करना शुरू किया, जो बहुत ही विशिष्ट थीं। श्रम केंद्रित तकनीकों को भी तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। पशु केंद्रित तकनीकें दिलचस्प थीं, लेकिन उनका अभी शिकार वर्ग के मिशनों में गहराई से उतरने का इरादा नहीं था, बल्कि वे गूढ़ क्षेत्रों और अनुप्रयोगों में विस्तार करने से पहले कुछ अधिक मौलिक चीजें भी चाहते थे। हथियारों पर महारत हासिल करना निश्चित रूप से दिलचस्प था, लेकिन उन्हें लगा कि यह बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। एक भी हथियार पर महारत हासिल करना कोई मजाक नहीं था, और आमतौर पर इसके लिए कई सालों की कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होती थी। वह उनमें विशेष रूप से रुचि नहीं रखता था या उनसे आकर्षित नहीं था। वह हाथ से हाथ मिलाने का एक शुद्धतावादी प्रशंसक था। हालांकि हथियारों से निपटना कुछ ऐसा था जो उसे अंततः करना ही था। हथियार उपयोगकर्ताओं से निपटने के लिए वॉइड एल्गोरिदम को अपग्रेड करना मार्शल आर्ट की दुनिया में वॉइड एल्गोरिदम को अनुकूलित करने की लंबी प्रक्रिया का हिस्सा था। उन्होंने हाथ में पकड़े जाने वाले हथियारों के बारे में भी ज्यादा नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। शायद उन्हें अपने किसी अनुचर प्रशिक्षक से पूछना चाहिए था जब उन्हें ऐसा करने का मौका मिला। इससे उसने उस अंतिम भाग पर नजर डाली जिसे उसने अछूता छोड़ दिया था। चुपके से गुप्त रहने की तकनीकें मुख्य रूप से गुप्त अभियानों के लिए उपयोगी थीं, लेकिन कुछ हद तक गुप्त रहने में सक्षम होना संभवतः सामान्य रूप से उपयोगी था। अगर मेरे पास छिपने की क्षमता होती, तो मैं बेला को सुरक्षित जगह पर छिपा सकता था, उसने सोचा। लेकिन फिर ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। वह उप अनुभाग को सरसरी तौर पर पढ़ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। लेकिन उसने जो देखा, उससे उसका दिमाग चकरा गया। शून्य कदम, एक ऐसी तकनीक जिसमें लक्ष्य की अनुभूति से पूरी तरह बचने के लिए दिशाभ्रमण की उच्चतम डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, सभी मैनुअल निगरानी और धारणा को दरकिनार करते हुए। महारत के उच्चतम स्तर पर एक उपयोगकर्ता मार्शल प्रशिक्षुओं से भरे कमरे में प्रभावी ढंग से घूम सकता है और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा सकता है। 660 मार्शल क्रेडिट। ग्रेड 10 कठिनाई। क्या? रूई हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट तकनीकों के जरिए ऐसे हास्यास्पद कारनामे संभव हैं। ये वाकई हास्यास्पद था जो उसने सोचा था कि सामान्य तौर पर नहीं होता। उसने कुछ और तकनीकों पर नजर डाली और उनकी क्षमता का पता लगाया। ब्लैंक मेल्ड एंड ओक वेल डॉट। प्रकाश की गलत दिशा के संयोजन के साथ पर्यवेक्षकों की परिधीय दृष्टि से बाहर यात्रा करके पता लगाने से बचें। मृत कदम, हवा में ध्वनि तरंगों को रद्द करने वाली समन्वित श्वास तकनीक के माध्यम से हवा में हेरफेर करके हवा में शोर के उत्पादन से बचें। तुम मजाक कर रहे हो? रूई को आश्चर्य नहीं होता अगर कोई उससे कहता कि उसे ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है। लेकिन अफसोस ऐसा ही था। रूई ने अपने अविश्वास को एक तरफ रख दिया और उन पर सरसरी निगाह डाली। अगर पिछले खंडों ने उसे आकर्षित किया था, तो वह उस आकर्षण की तुलना में कुछ भी नहीं था जो उसने चुपके तकनीकों के माध्यम से महसूस किया था। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अपनी अंतिम तकनीक के लिए उनमें से एक को चुनना है, बस उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं था कि उन्हें कौन सी तकनीक चुननी है।
शून्य चरण पूरे उपखंड में उच्चतम श्रेणी की तकनीक थी और यह इसकी महारत की अत्यधिक उच्च कठिनाई के बावजूद था। रूई एक के लिए यह नहीं सोचता था कि यह अधिक क्रेडिट या अधिक कीमत वाला था। तकनीक सारांश द्वारा बताई गई तकनीकों की बताई गई क्षमताएं पूरी तरह से निरर्थक थीं। रूई को इस बात का बहुत आभार था कि इस तकनीक में महारत हासिल करना असाधारण रूप से कठिन है। अगर हर प्रशिक्षु ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली होती तो वह घर से बाहर निकलने में डरता। फिर भी उसने अभी तक तय नहीं किया था कि कौन सी खरीदनी है। जैसे ही उसने सरसरी निगाह से देखना शुरू किया, एक खास तकनीक ने उसकी नज़र खींच ली। पलक झपकाना। यह एक अपेक्षाकृत सरल तकनीक थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जो उपयोगकर्ता को पर्यवेक्षक की पलक झपकने के दौरान कार्य करने में सक्षम होने के लिए प्रशिक्षित करती थी, आंशिक रूप से उनकी दृष्टि को दरकिनार करते हुए। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसका उपयोग सामान्य पर्यवेक्षकों को दरकिनार करने के लिए किया जा सकता था और यहां तक कि युद्ध में भी इसकी कुछ उपयोगिता थी, जिससे वे पलक झपकने के दौरान हमले शुरू करके अपने विरोधियों को आश्चर्यचकित कर सकते थे। ये शिकार और हमला वर्ग मिशनों सहित लगभग सभी क्षेत्रों और मिशनों के वर्गों में उपयोगी था। यह एक बहुत ही सरल तकनीक थी जो इस बात पर निर्भर करती थी कि इसे कितनी अच्छी तरह से समयबद्ध किया गया था और उपयोगकर्ता ने इसका कैसे उपयोग किया। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकती थी। वॉइड एल्गोरिदम के साथ अच्छी संगतता वाली एक और तकनीक। इसके अलावा इसकी लागत 320 मार्शल क्रेडिट थी, जो उच्चतम श्रेणी की तकनीकों के विपरीत उनके बजट के भीतर थी, और इससे उनकी खरीदारी का सिलसिला खत्म हो गया। 4 तकनीकें: शक्ति और गति के लिए बाह्य अभिसरण, रक्षा के लिए आंतरिक विचलन, संवेदी के लिए भूकंपीय मानचित्रण और चुपके के लिए ब्लिंक। रूई अपने विकल्पों से संतुष्ट था। उसने केवल 4 तकनीकों को चुना था और मात्रा से ज्यादा गुणवत्ता को प्राथमिकता दी थी। एक बार जब उन्होंने इन 4 तकनीकों में निपुणता हासिल कर ली, तो उन्हें विश्वास हो गया कि वे उच्चतर स्तर की तकनीकों में भी अपनी पकड़ बनाए रख सकेंगे। शायद छठी कक्षा और उससे ऊपर के स्तर पर अकेले मिशन पूरा करना अभी भी बहुत ज्यादा होगा, लेकिन 5वीं कक्षा और उससे नीचे के स्तर पर यह पूरी तरह से उचित होगा। क्या आपने अपने निर्णय ले लिए हैं? एक आवाज ने उसे पुकारा, जिससे वह अपनी कल्पना से बाहर आया। ये तो बहुत जल्दी हो गया। रूई को उसे पहचानने के लिए पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। केन, क्या हो रहा है? ज्यादा नहीं, आपके जैसा ही, उन्होंने कहा। पैंतरेबाजी में अपनी तरलता बढ़ाने के लिए कुछ तकनीकें ढूंढ रहा हूं। वह रुका और फिर इधर उधर देखने लगा। लेकिन फिर भी, तुम एक गुप्त तकनीक सीख रहे हो, है ना? ये थोड़ा अप्रत्याशित है। मुझे लगा कि तुम्हें गुप्त चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। खास तौर पर नहीं, रूई ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे यह एहसास हो गया है कि कुछ हद तक गुप्त क्षमता की आवश्यकता है। क्या आपने अपने विकल्प चुन लिए हैं? अभी नहीं, केन ने कहा। मैं अभी अभी आया हूं। मुझे लगता है कि इस बार मैं 2 तकनीकें चुनूंगा। इन शब्दों को सुनकर रूई को झटका लगा। तुम्हें जल्दी से जल्दी इन पर महारत हासिल कर लेनी चाहिए मेरे दोस्त, नहीं तो मैं प्रशिक्षण पूरा करने के बाद तुम्हें धूल में मिला दूंगा। उसने चुनौती भरे लहजे में कहा। हे, अपने आप से आगे मत बढ़ो, केन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाऊंगा। अप्रेंटिस लाइब्रेरी से चला गया और केन को ये सोचने के लिए छोड़ दिया कि वह कौन सी तकनीक खरीदना चाहता है। वह तुरंत प्रशिक्षण सत्र शुरू करना चाहता था। वह जिस पहली प्रशिक्षण सुविधा पर गया, वह तकनीक के लिए निर्दिष्ट प्रशिक्षण केंद्र था। प्रशिक्षक डायलन। रूई ने प्रशिक्षु सुविधा के मुख्य प्रशिक्षक, मार्शल स्कॉय का अभिवादन किया। आमतौर पर, प्रशिक्षु छात्रों को अनुभवी मार्शल स्कॉय द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था, जिनके पास उन्हें सौंपे गए किसी भी क्षेत्र में गहन विशेषज्ञता और अनुभव होता था। स्कॉय कायरी युद्ध प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक थे। स्कॉय डायलन को आक्रामक हमले का काम सौंपा गया था। उसने रूई पर ध्यान केंद्रित करते हुए नजर डाली। सिर्फ इस इशारे ने रूई पर मानसिक बोझ बढ़ा दिया। आह, बच्चे, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? इस बार 1 महीने में 6 तकनीकें सीखने के लिए? उसने बेपरवाह मुस्कान के साथ चिढ़ाते हुए कहा। केवल 4, रूई ने ईमानदारी से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी अभी ये तकनीक खरीदी है। रूई ने आउटर डाइवर्जेंस की तकनीक स्क्रॉल को लहराते हुए कहा। मैं तुरंत प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। आह, ये तो है, उन्होंने कहा। अच्छी तकनीक है, स्क्वायर बनने के बाद भी मैं मैदान में हमेशा इसका इस्तेमाल करता रहा। रूई की आंखें उन शब्दों पर चौड़ी हो गईं। रुको, क्या? मुझे लगा कि प्रशिक्षु स्तर की तकनीकें मार्शल स्क्वायर के लिए बहुत कमजोर हैं। आदमी ने एक जटिल अभिव्यक्ति बनाई। हाँ और नहीं, असल में, मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। वह रुक गया क्योंकि उसने महसूस किया कि रूई की गहरी निगाहें उसके अंदर छेद कर रही थीं। ठीक है, उसने हताश होकर आह भरी। किसी तकनीक का दायरा तकनीक की शक्ति से संबंधित नहीं है। ये तकनीक और मार्शल आर्टिस्ट के बीच पूर्व आवश्यकताओं और अनुकूलता से संबंधित है। रूई ने भ्रमित होकर अपना सिर झुका लिया।
उन्होंने बताया, मार्शल स्क्वायर और मार्शल अप्रेंटिस के बीच बहुत गुणात्मक और बुनियादी अंतर है। ये सिर्फ ताकत, गति और स्थायित्व का मामला नहीं है। हमारे भौतिक शरीर का मूल आधार अलग है। हाँ, रूई ने उस आदमी की रहस्यमय बकवास सुनकर अविश्वसनीय रूप से भ्रमित भाव बनाया। क्या वह सच में ऐसा कर रहा है? क्योंकि हम मौलिक रूप से अलग हैं, इसलिए हमारी तकनीकें यांत्रिक रूप से अलग तरीके से काम करती हैं। उन्होंने रूई की उलझन को अनदेखा करते हुए कहा, एक प्रशिक्षु स्तर की मार्शल आर्ट तकनीक हमारी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती क्योंकि यह हमारी शक्ति को संभालने के लिए नहीं है। स्क्वायर स्तर की तकनीकें केवल ऐसी तकनीकें हैं जो मार्शल स्क्वायर की शक्ति को संभाल सकती हैं, और केवल मार्शल स्क्वायर द्वारा ही उपयोग की जा सकती हैं। तो वे सिर्फ एक मार्शल स्क्वायर की शक्ति के साथ संगत होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। रूई ने पूछा, अभी भी भौहें सिकुड़े हुए? NO12 ओम। हाँ, और यह जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उसने रूई की ओर एक तीखी नजर डाली, हमारे बीच का अंतर आपकी कल्पना से परे है। लेकिन यह अंतर क्या है? आप सिर्फ अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? उसने जोर दिया। आदमी उसे मुख्य विवरण नहीं बता रहा था। उसने बस अपना सिर हिलाया। एक कारण है कि हम मार्शल अप्रेंटिस को मार्शल स्क्वायर के रास्ते के बारे में नहीं बताते, बच्चे। और यह सिर्फ रहस्यमय और कूल लगने के लिए नहीं है। उसने ठहाका लगाया। हर उस छोटे से बच्चे को रहस्य बताने से बचने का एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है जिसने अपना मार्शल पथ खोज लिया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने पाया है कि मार्शल आर्ट के परिपक्व होने और मार्शल पथ के गहन होने से पहले मार्शल स्क्वायर को सफलता के बारे में बताना उनके सफल होने की संभावनाओं को कम करता है। उन्होंने समझाया, बच्चे बहुत अपरिपक्व हैं, ज्ञान का आप में से अधिकांश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह उसी तरह का कारण है कि हम बच्चों को शराब पीने या सेक्स करने की अनुमति नहीं देते हैं। आप अभी तैयार नहीं हैं, इसका आप पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अगर इसे सामान्य बना दिया जाए तो ये बच्चों की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। क्या? रूई ने भौहें सिकोड़ी। और मैं बस इतना ही कहूंगा। उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो कम से कम मुझे ये तो बताओ कि तुमने स्क्वायर बनने के बाद भी आउटर कन्वर्जेंस का इस्तेमाल कैसे जारी रखा? रूई ने पूछा। यह एक वैध सवाल था। अगर मार्शल स्क्वायर के लिए अप्रेंटिस स्तर की तकनीकें अपर्याप्त थीं, तो डायलन ने स्क्वायर के तौर पर अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया? प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों को मार्शल स्क्वायर के अनुकूल विकसित और अनुकूलित किया जा सकता है। जिस क्षण उपयोगकर्ता इसे अपने शरीर के अनुरूप पूरी तरह से विकसित कर लेता है, वे अब अप्रेंटिस स्तर के नहीं रह जाते, बल्कि अब स्क्वायर स्तर के हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मार्शल यूनियन के पास सभी अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों के स्क्वायर स्तर के संस्करण हैं जिन्हें प्रक्रिया को तेज करने के लिए खरीदा जा सकता है। अच्छा, ऐसा है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह तुम यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हो, है न? उसने आह भरते हुए कहा। जो तुम्हें नहीं सीखना चाहिए, उसे सीखने की कोशिश करना छोड़ो। इसके बजाय तुम यहाँ जो सीखने आए हो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। रूई विचारों में इतना मग्न था कि वह वास्तव में भूल गया था कि वह यहाँ क्यों आया था। ठीक है, रूई ने खुद को संभाला। मैं यहाँ आउटर कन्वर्जेंस तकनीक में महारत हासिल करने आया हूँ। उसने उदास भाव से कहा। इतना नीचे मत देखो। उसने मुक्केबाजी की मुद्रा लेते हुए हंसते हुए कहा। उसने एक सीधा मुक्का मारा। वार इतनी भयंकरता और शक्ति के साथ हुआ कि वह हवा में उड़ गया, जिससे हवा का एक शक्तिशाली झोंका रूई पर लगा, जिससे वह थोड़ा पीछे की ओर धकेल दिया गया। उसने डायलन की ओर देखा, शक्ति के प्रदर्शन से हैरान। वह चरम प्रशिक्षु स्तर पर आउटर कन्वर्जेंस था। मैंने अपनी शक्ति को शिखर प्रशिक्षु स्तर तक कम कर दिया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि तुम स्वयं अंततः क्या हासिल कर सकते हो। उसने कहा, जिससे रूई अवाक रह गई। शक्ति का यह प्रदर्शन लगभग किसी भी चीज से परे था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। एकमात्र चीज जो तुलनीय थी वह रहस्यमय नकाबपोश मार्शल अप्रेंटिस डाकू था जिसने अपने साथी को बचाया और बाहर निकाला। उद्धरण चिन्ह और ये, उसने एक रुख अपनाया। जैसे जैसे उसकी अभिव्यक्ति अधिक गंभीर होती गई, उसकी एकाग्रता बढ़ती गई, उसकी मांसपेशियां तनी हुई होती गईं। क्या आउटर कन्वर्जेंस स्क्वायर स्तर पर ऐसा कर सकता है? रूई को लगा कि उसके शरीर का हर बाल खड़ा हो गया है और वह सहज ही पीछे कूद पड़ा। बैम! बस इस हरकत से एक बहुत बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिसने उसे पीछे धकेल दिया। डायलन गायब हो गया। रूई को केवल उसका शुरुआती रुख और अंतिम रुख दिखाई दिया। बीच में सब कुछ इतना तेज था कि रूई समझ नहीं पाई। देखा, उसने सांस छोड़ते हुए कहा। आउटर कन्वर्जेंस एक अविश्वसनीय तकनीक है। इसने कई बार मेरी जान बचाई है और कई बार मार्शल वर्ल्ड में मेरे विरोधियों की जान बचाई है। अच्छा, उसने रूई की ओर देखा। क्या तुम इसे सीखने के लिए उत्साहित हो? रूई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुरंत शुरू करते हैं, रूई ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। यही तो भावना है, डायलन ने हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि आपने स्क्रॉल को पूरा पढ़ लिया है न?
रूई ने सिर हिलाया। मुझे यह अच्छी तरह याद है। अच्छा, उसने कहा और रूई को अपने पीछे आने का इशारा किया। तो फिर तुम्हें पता है कि स्टो में तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है ना? NO12 बी इन डॉट सी ओम। रूई ने सिर हिलाया। आउटर कन्वर्जेंस के लिए तैयार और अनुशंसित प्रशिक्षण व्यवस्था काफी दिलचस्प थी। पहला चरण कुछ प्राथमिक रूप प्रशिक्षण था, जिसमें उपयोगकर्ता को एक साथ सभी मांसपेशी समूहों को शामिल करने वाली गतियों के एक सेट से गुजरना था। ये गहन गतिशील वर्कआउट थे जो उपयोगकर्ता के दिमाग को नाजुक रूप से समन्वित मांसपेशी समूह विस्तार और संकुचन लय के लिए अभ्यस्त बनाने पर केंद्रित थे। यह उन सभी मांसपेशी समूहों द्वारा उत्पन्न शक्ति को अभिसरण करने का मार्ग प्रशस्त करने की दिशा में पहला कदम था, जो कि अंतिम लक्ष्य था। कुल 13 विस्तृत गतिशील अभ्यास थे। रूई ने कहा कि यह मानव शरीर में व्यापक मांसपेशी समूहों की संख्या के बराबर था। प्रशिक्षण का दूसरा चरण ऐसे उपकरणों के साथ अभ्यास करना था जो कुछ मांसपेशी समूहों की गति को प्रतिबंधित करते थे। उपयोगकर्ता को उन मांसपेशी समूहों पर निर्भर रहना होगा जिनका सामान्य रूप से उच्च सीमा तक उपयोग नहीं किया जाता। रूई ने तुरंत महसूस किया कि यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक मांसपेशी समूह से नियमित रूप से शक्ति खींचने की प्रक्रिया मांसपेशी स्मृति का हिस्सा बन जाएगी। जितना अधिक व्यक्ति प्रत्येक मांसपेशी समूह को व्यक्तिगत रूप से कठोर रूप से प्रशिक्षित करेगा, उतना ही अधिक सुचारू रूप से और समय पर उसका उपयोग करने में सक्षम होगा। अंतिम प्रशिक्षण चरण में वास्तव में एक ऐसा सूट पहना गया था जो शरीर की गति का भारी प्रतिरोध करता था। सूट को सावधानीपूर्वक कॉन्फ़िगर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता की कच्ची ताकत पर्याप्त न हो। उपयोगकर्ता की शारीरिक शक्ति को मापने के लिए भारोत्तोलन परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करके ऐसा किया गया था और सूट को तदनुसार कॉन्फ़िगर किया गया था। फिर उपयोगकर्ता को अपनी शारीरिक सीमा से आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए पिछले प्रशिक्षण चरणों से प्राप्त लाभों का एक साथ उपयोग करना था। रूई को तुरंत एहसास हुआ कि इस प्रशिक्षण चरण का उद्देश्य उपयोगकर्ता को पिछले चरणों से प्राप्त लाभों को समेकित करने और उन्हें न केवल एक साथ, बल्कि एक के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूर करना था। दूसरे चरण में विरासत में मिली मांसपेशी स्मृति का उपयोग करके प्रत्येक मांसपेशी समूह से अपार मात्रा में शक्ति प्राप्त करें, और फिर पहले चरण से निर्मित समन्वयकारी मांसपेशी स्मृति का उपयोग करके इसे पूरे शरीर में रचनात्मक रूप से प्रवाहित करें। उन्होंने अनुमान लगाया कि उपयोगकर्ता जितना अधिक इसे पूरा करने में सक्षम होगा, उपयोगकर्ता आउटर कन्वर्जेंस में महारत हासिल करने के उतना ही करीब होगा। ये तथ्य कि उपयोगकर्ता को सूट के बावजूद सामान्य रूप से चलने में सक्षम होना चाहिए था, ये संकेत था कि आउटर कन्वर्जेंस के सिद्धांत में महारत हासिल की गई थी। अंतिम चरण था हमलों में इसका प्रयोग करने की आदत डालना, जो कठोर अभ्यास के माध्यम से पूरा किया जा सकता था। रूई को पूरी ट्रेनिंग प्रक्रिया से प्यार हो गया। यह एक शक्तिशाली तकनीक में महारत हासिल करने का एक अनोखा तरीका था। वह अपना सारा समय पूरी तरह से आउटर कन्वर्जेंस को समर्पित करने से खुद को रोक नहीं पाया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, डायलन ने कहा। तुमने सभी वर्कआउट याद कर लिए हैं, तुमने कहा। तो पहले वाले से शुरू करो। रूई ने तुरंत कुछ प्रशिक्षण भार बैंड उठाए, उन्हें निर्दिष्ट स्थान पर पहना। फिर उसने व्यायाम की अजीबोगरीब दिनचर्या शुरू की, जो एक घुमावदार या सर्पिल स्क्वाट जैसा दिखता था। यह बाहर से हास्यास्पद लग सकता है, लेकिन लड़ाकू खेलों के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था में रूई की पृष्ठभूमि ने उसे यह समझने में मदद की कि क्या हो रहा था। ये प्रशिक्षण व्यवस्था उसके मस्तिष्क को उसके अंगों पर भारी प्रशिक्षण भार के बोझ के नीचे इस अभ्यास को करने के लिए 5 मांसपेशी समूहों को एक साथ और सहयोगात्मक रूप से समन्वयित करने के लिए मजबूर करती है। यदि मांसपेशी समूह सहयोग और समन्वय नहीं करते हैं, तो शरीर इस अभ्यास को करने में असमर्थ होगा। यह अभ्यास बहुत कष्टदायक और पीड़ादायक था। इससे उन्हें 1 वर्ष पहले की याद आ गई जब उन्होंने इसे शुरू किया था। इस विचार ने मुझे बहुत पुरानी यादें ताज़ा कर दीं। उस समय वह हजारों अन्य अनाम लोगों के बीच एक अनाम व्यक्ति था, जिसने लाखों अन्य अनाम लोगों के बीच प्रवेश परीक्षा पास करने में कामयाबी हासिल की थी। और अब यहाँ उनका मार्गदर्शन कोई और नहीं बल्कि एक मार्शल स्क्वायर कर रहा था। सचमुच, ये देखना अवास्तविक था कि वह कितनी दूर तक आ गया था। ध्यान केंद्रित करो, डायलन ने चेतावनी दी। तुम्हारा स्वरूप कच्चा है। जल्दी से उठो और नीचे आते समय उछलो मत। ये चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो इस तकनीक में महारत हासिल करने की तुम्हारी संभावनाएं अलविदा कह सकती हैं, नौजवान। रूई ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, और जब वह ऊपर नीचे बैठा तो उसे अपनी मांसपेशियों में जलन महसूस हुई। जलन बहुत ही दर्दनाक थी, फिर भी बहुत संतोषजनक थी। एक साथ इतनी विरोधाभासी भावनाओं को महसूस करना एक अजीब अनुभव था। जल्द ही, डायलन ने उसे अन्य वर्कआउट पर भेज दिया। उनमें से प्रत्येक ने एक विशेष मांसपेशी समूह के अन्य मांसपेशी समूहों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया। पीठ की मांसपेशियों का निर्माण करने वाले लेटिसिमस डोर्सी, रोम्बोइड, ट्रेपेजियस, टेरेस मसल, इरेक्टस स्पाइना मांसपेशी समूह सभी को शरीर के अन्य मांसपेशी समूहों के साथ व्यक्तिगत रूप से समन्वित किया गया था।
इन अभ्यासों में अक्सर रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे मोड़ना या मोड़ना शामिल होता है, साथ ही कुछ अन्य हरकतें भी की जाती हैं जो ऊपरी कंकाल प्रणाली पर दबाव डालती हैं। यदि मांसपेशियों का समन्वय सही नहीं होता, तो पीठ की मांसपेशियों को नुकसान होता। यही कारण है कि पृथ्वी पर सुरक्षित वर्कआउट के बजाय ऐसे व्यायामों की दृढ़ता से अनुशंसा की जाती थी। लेकिन गया पर प्रशिक्षण में नुकसान का अक्सर बहुत कम मतलब होता था। इसने रूई को ऐसे प्रशिक्षण व्यवस्थाओं में शामिल होने की अनुमति दी जिनकी उसने कभी अनुशंसा करने का सपना भी नहीं देखा होगा, खुद करने की तो बात ही छोड़िए। और लाभ इसके लायक थे। प्रत्येक मांसपेशी समूह ऐसे तरीके से गति कर रहा था जैसा कि वह शायद ही कभी करता था, जिससे उन गतिविधियों को मजबूती मिल रही थी और वे परिष्कृत हो रही थीं। हालांकि यह उसका पहला दिन था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसने संतोषजनक प्रगति की है। ये हरकतें, जिन पर उसे कभी ध्यान देने की जरूरत महसूस नहीं हुई थी, अब एक नई तकनीक की नींव बन जाएंगी जो उसके मार्शल आर्ट को मजबूत करेगी। आउटर कन्वर्जेंस ट्रेनिंग के पहले चरण में कुछ घंटे बिताए। यह उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थका देने वाला था। ट्रेनिंग जारी रखने के लिए काफी अच्छा होने से पहले उसे 2 पोषण पीने पड़े। हालांकि स्क्वायर डायलन को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और उसे अलविदा कहने के बाद वहां से चले गए। रूई ने एक नहीं, बल्कि 4 तकनीकें खरीदी थीं। वह उन सभी में प्रशिक्षण शुरू करना चाहता था। एक बार जब उसे यह पता चल गया कि प्रत्येक तकनीक के लिए प्रशिक्षण व्यवस्था कितनी कठिन या आसान है, तो वह इसके बारे में एक कुशल योजना और कार्यक्रम तैयार कर सकता था। उन तकनीकों के लिए समान मात्रा में समय समर्पित करना, जिनमें महारत हासिल करना असमान रूप से कठिन था, समय का कुशल आवंटन नहीं था। ठीक है, रूई ने स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी से बाहर निकलते हुए हाथ बढ़ाया। अब आगे क्या करना है? रक्षा प्रशिक्षण केंद्र की ओर जाने से पहले उन्होंने कंधे उचका दिए। वह जल्द से जल्द इन डाइवर्जेंस का प्रशिक्षण शुरू करना चाहते थे। स्क्वायर फेयर, रूई ने रक्षा प्रशिक्षण सुविधा के मुख्य प्रशिक्षक को सम्मानपूर्वक झुककर अभिवादन किया। मैं इन डाइवर्जेंस के साथ प्रशिक्षण शुरू करने के लिए यहाँ हूँ। टैंक की तरह बनी एक मांसल महिला ने मुड़कर रूई की ओर देखा। तीसरी रक्षात्मक तकनीक का प्रशिक्षण। अक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट पहले से ही कम पड़ रहे हैं। उसके तराशे हुए चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी। मुझे लगता था कि रक्षात्मक तकनीक खरीदे बिना आप लंबे समय तक चल सकते थे, क्योंकि आपने उनमें इतनी अच्छी महारत हासिल कर ली थी। मैं भी, रूई ने कंधे उचका दिए। लेकिन मैंने वैसे भी सावधानी बरतने का फैसला किया, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 2 बार 2 खतरनाक मिशनों में भाग ले चुका था। उसने जवाब में नाक भान सिकोड़ी। अच्छा विकल्प, बचाव लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सचमुच एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको मौत से अलग करती है। बहुत से लोग अपनी रक्षा को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं करते हैं, और परिणामस्वरूप क्या होता है? वे मर जाते हैं। उसने रूई को एक अनुमोदन भरी नजर से देखा। मुझे खुशी है कि तुम उनकी तरह मूर्ख नहीं हो। आओ, मैं तुम्हारी रक्षा को इस तरह प्रशिक्षित करूंगी कि यह कभी न टूटे। NOWELL-BE-IN.C ओम। रूई ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आंतरिक अभिसरण, हो, उसने स्क्रॉल पर नजर डाली। दिलचस्प विकल्प। यह एक ऐसी तकनीक है जो बहुत कुछ करने में सक्षम है, लेकिन इसके उपयोगकर्ता की उच्च मांगें हैं। उन्हें पूरा करने में विफल रहने पर यह तकनीक आपको विफल कर देगी। क्या आप वाकई ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं? ठीक है, मैंने इसे पहले ही खरीद लिया है और पैसे वापस नहीं किए जा सकते। रूई ने कहा, लेकिन साथ ही, इस तकनीक का मेरी मार्शल आर्ट के साथ बहुत अच्छा तालमेल है। सच है, उसने स्वीकार किया। रूई की अजीब मार्शल आर्ट अकादमी में प्रशिक्षु मंडलियों के बीच कोई रहस्य नहीं थी। एक शक्तिशाली फिर भी विचित्र ऑलराउंडर शैली, लेकिन वास्तव में नहीं, क्योंकि यह लड़ाई और उसके प्रतिद्वंद्वी के आधार पर आकार बदल सकती थी। सभी मार्शल स्क्वायर लंबे समय से इससे और इसकी क्षमताओं से परिचित थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, उसने कहा। आंतरिक विचलन एक ऐसी तकनीक है जो पूरे शरीर में सभी प्रभावों की शक्ति को फैलाती है और नष्ट करती है, जिससे एक बड़े स्थान पर प्रभाव कम हो जाता है और इस प्रकार हमले को नकार दिया जाता है। उसने शुरू करने के लिए दोहराया। जिस मुख्य तरीके से कोई ऐसा करता है वह ये सुनिश्चित करना है कि हमले का प्रक्षेपवक्र मानव शरीर के द्रव्यमान के केंद्र के साथ संरेखित हो। प्रभाव के क्षेत्र का समर्थन करने के लिए प्रत्येक मांसपेशी समूह को फ्लेक्स करने के साथ संयोजन में ये सभी मांसपेशी समूहों में प्रभाव को फैलाएगा। रूई ने सिर हिलाया। सिद्धांत रूप में यह अवधारणा सरल थी। प्रत्येक मांसपेशी समूह को पर्याप्त रूप से कठोर बनाकर, वे वाहनों में शॉक अवशोषण स्प्रिंग्स के काम करने के तरीके से अलग नहीं होंगे। प्रत्येक मांसपेशी समूह प्रभावों के झटके को अवशोषित करता है। तकनीकी रूप से मनुष्यों के लिए इस तकनीक को निष्पादित करना असंभव नहीं था, लेकिन मनुष्य इसमें निपुणता प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि इसे सटीक और सटीक रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक मानसिक क्षमताएं अलौकिक थीं। यही कारण था कि यह एक प्रशिक्षु स्तर की तकनीक थी, केवल मार्शल प्रशिक्षु ही इसका प्रदर्शन कर सकते थे। इन डाइवर्जेंस में 2-3 प्रशिक्षण चरण थे।
पहला प्रशिक्षण चरण केवल उपयोगकर्ता को हमला होने पर स्थानांतरित करने के लिए प्रशिक्षित करना था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी हमले मानव शरीर के द्रव्यमान के केंद्र पर लक्षित होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्रव्यमान का केंद्र शरीर का मध्य बिंदु था, एकमात्र बिंदु जो सभी मांसपेशी समूहों के इतना करीब था कि वे आघात अवशोषण स्प्रिंग्स की तरह उनका समर्थन कर सकें। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह प्रशिक्षण का एक कठिन चरण था। रूई को विचार प्रक्रिया और आवश्यक मानसिकता की आदत नहीं थी। वह ये समझने लगा था कि तकनीक उपयोगकर्ता को संभावित जोखिमों और दुर्घटनाओं के बारे में क्यों चेतावनी देती है। यदि कोई व्यक्ति हमले की रेखाओं को द्रव्यमान के केंद्र पर या उसके काफी करीब सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक सेटअप में गड़बड़ी करता है, तो यह तकनीक अप्रभावी होगी। इस मामले में उपयोगकर्ता बस असहाय रह जाएगा। फिर भी, अगर रूई इस भाग में महारत हासिल करने में कामयाब हो जाती, तो यह एक बेहद मूल्यवान उपकरण बन जाता। इसका एक कारण यह था कि एक्यूट एज और इलास्टिक शिफ्ट इन डाइवर्जेंस के साथ पूरी तरह से संगत थे। प्रत्येक तकनीक पूरी तरह से अलग अलग सिद्धांतों और यांत्रिकी द्वारा संचालित होती थी जो एक दूसरे से परस्पर अनन्य थी, अर्थात उनके बीच कोई घर्षण नहीं था और वे पूरी तरह से सहयोग करते थे। तीव्र धार को सीधे कोण के बजाय अत्यधिक तीव्र बनाकर संचालित किया जाता है, इससे प्रभाव कम हो जाता है। एक गोली जो दीवार पर तेजी से टकराती है, वह उस गोली की तुलना में कम नुकसान पहुंचाती है जो दीवार पर सीधे और सामने से टकराती है। इलास्टिक शिफ्ट ने प्रभाव की दूरी और समय सीमा को बढ़ाकर काम किया, जिससे प्रभाव अधिक लोचदार हो गया। ये प्रभावी रूप से लक्ष्य और हमले के बीच एक मोटा उछालदार गद्दा लगाने जैसा था, जिससे हमले से होने वाली चोट कम हो गई। और आंतरिक विचलन ने सभी मांसपेशी समूहों को आघात अवशोषक के रूप में उपयोग करके, बिखरे हुए प्रभाव को साझा करके, अंदर से प्रहार के प्रभाव को कम कर दिया। तीव्र किनारा और प्रत्यास्थ शिफ्ट ने प्रभाव के कोण, दूरी और समय सीमा जैसे बाह्य कारकों पर ध्यान केंद्रित करके प्रभाव को कम कर दिया। इस प्रकार उनके फोकस में कोई ओवरलैप नहीं हुआ। इन तीनों तकनीकों ने बहुत अच्छा सहयोग किया। रूई को उम्मीद थी कि एक बार जब वह इन डाइवर्जेंस में महारत हासिल कर लेगा तो वह बेहद मजबूत बन जाएगा। अगले कुछ महीनों में उनका इरादा इन डाइवर्जेंस तकनीक को अपनी मांसपेशियों की स्मृति में अंकित करने का था, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। साइट मैप दान।